अमेरिका में पोस्ट डॉक की सैलरी कितनी हो, कितने डॉलर आपकी जेब में होनी चाहिए? लाइसेंस अमेरिका में वैलिड है, आप J1 वीजा पर हैं या H1 वीजा पर हैं, घर खरीदा जा सकता है। साइकिल टूट जाएगी, प्लीज इससे कहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज जो है बच्चे जो है भाई बाहर साइकिलिंग के लिए इन्हें निकाला हुआ है, बाइक राइडिंग। और अभी आप इनकी जो प्रोग्रेस है वो देख सकते हैं। एलिजा जो है काफ़ी मुझे एग्रेसिव नज़र आ रही हैं बाइक राइडिंग में। इनको अभी थोड़ा सा उसका जो इनके ट्रेनिंग व्हील्स हैं उसका सपोर्ट ये ले रहे हैं, लेकिन एलिजा कुछ अपने आप को ज़्यादा ही लड़की जो है वो समझ रही है, परफेक्ट समझ रही है। मैं इनको बोल रहा था कि कोशिश करो ट्रेनिंग व्हील का ज़्यादा सहारा मत लो। तो देखो, लेकिन अभी उसको थोड़ा आ गया है, सेंस आ गया है दोनों को कि चला रहे हैं। मायशा धीरे धीरे चलाती हैं, वो फास्ट चला रही हैं। अलिया जो है बीच में से टर्न ले लेती हैं। हाँ, ये रेस जीतने के चक्कर में सब बेईमानी वगैरह सब कुछ हो रहा है। उधर मायशा बेचारी यहाँ फंस गई। तो चलो थोड़ा सा बाइक राइडिंग का भी मजा ले रहे हैं, बढ़िया है। हेलो मायशा। और हवा तो भाई देखो आज भी है, हवा का तो कुछ कर नहीं सकते, हवा को चलने से कौन रोक सका है। लेकिन आज जो है कल से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो इससे पहले वाली हवा थी वो तो बहुत ज़्यादा थी फ्राइडे के दिन। जब हमारे पास टाइम होता है तो मौसम खराब हो जाता है। exactly. और जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन हमारे पास टाइम नहीं होता है। वो एग्जैक्टली वही वाली बात होती है। हेलो मायशू। तो क्या करना है भाई, चलो थोड़े से सवाल जवाब, एक सवाल यहीं से शुरू करते हैं, फिर घूमते फिरते चलते हुए करेंगे, थोड़ा सा जी बाहर भी घूमेंगे। तो पहला सवाल है मनप्रीत सिंह जी का। उन्होंने पूछा है कि वो J1 वीजा पर पोस्ट डॉक कर रहे हैं। हाँ। क्या वो NIW EB2 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं? जो बाइडेन की जो नया उनका जो सिटीजनशिप बिल है स्टैम्प के टुवर्ड्स फेवरेबल, उससे उन्हें क्या मदद हो सकती है? ओके, सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप NIW में यहाँ पर जो है ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं अगर आप J1 पर पोस्ट डॉक कर रहे हैं, J1 वीज़ा पर है। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको हमेशा फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो J1 वीज़ा में जब आप होते हैं तो पहले आपको वेवर चाहिए होता है, जो कि आप J1 के 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये रूल मैंडेटरी है J1 वीज़ा का। एक आप ये अकेली एक ऐसी आई थिंक नेगेटिव साइड में देखता हूँ जहाँ पर आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। सो उसके लिए वेवर लेने के लिए बेसिकली आपको इंडिया से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आपका US में प्रोसेस शुरू होता है। सो इसमें दोनों देशों की जो गवर्नमेंट का मामला है, सो वो अगर आप फुलफिल कर देते हैं, वेवर आपने एक बार हासिल कर लिया, तो आप EB2 EB1 हर कैटेगरी में बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। एंड NIW का आपको पता है EB2 का वेट पीरियड बहुत ज़्यादा है। सो मैं कहूँगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि आप पोस्ट डॉक हैं, सो पोस्ट डॉक के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना जो CV है, जो रेज्यूमे है, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, या फिर आप कहिए जो ग्रीन कार्ड के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए वो एक्चुअली बिल्ड कर सकते हैं EB1 कैटेगरी के लिए। सो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है पोस्ट डॉक पोजीशन पर आने का। सो आप, मैं कहूँगा, कोशिश कीजिए कि EB1 के लिए प्रोफाइल तैयार कीजिए, टारगेट कीजिए। वो अभी आपके पास टाइम है, J1 है तो उसके बाद आप H1 भी ले सकते हैं, H1B तो कोशिश कीजिए EB1 के लिए। एंड रही बात बाइडेन का जो प्लान है स्टेम वालों के लिए, PhD होल्डर्स के लिए, सो उसमें अभी भी देखिए ये जो एक्ट है, जो एक्ट कह रहा हूँ, जो बिल है, अभी भी हाउस एंड सीनेट के बीच ऐसे झूल रहा है। अभी तो हाउस में ही चल रहा है। सो बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे, उसके बाद कहीं जाके ये बिल पास होगा। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि आप उसके भरोसे ना बैठें और आप अपना जो रेज्यूमे है, अपना CV है, वो EB1 उसके लिए तैयार कीजिए। तो चलिए अब थोड़ा सा वॉक करते हैं। बिल्कुल, चलो किड्स, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड गो स्लोली एलिजा। ओके, कम ऑन, यस मोर पावर, यस वेरी गुड। You need to eat more yogurt. Yeah, that's good. That is good now. Slowly, Eliza. Okay, beta. Like this. चलो, ग्रास पे आ जाओ। Yeah, that's enough. Thank you. Hello. He is getting shy. चलो। एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा गया है और मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में पोस्ट डॉक की सैलरी कितनी होती है? मैं अमेरिका में पोस्ट डॉक की सैलरी अभी उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन चलिए मैं आपको अपनी सैलरी से बताता हूँ। किसी ने पूछा भी था कि मेरी सैलरी कितनी थी जब मैं पोस्ट डॉक पर आया था। तो मैंने NIH में ज्वाइन किया था और मेरी सैलरी उस टाइम थी 45.5K। सो $45,500 पर एनम मेरी सैलरी से स्टार्ट हुआ था।
एंड अभी देखिए स्केल काफ़ी चेंज हो गया है जब से अब तक, लेकिन उस टाइम पर ऐसा हुआ करता था जो NIH में पोस्ट डॉक ज्वाइन करते थे उनको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता था। जी हाँ, मैं इनसे एक साल सीनियर थी पोस्ट डॉक में, लेकिन मुझे जॉन्स हॉपकिंस इनसे कम सैलरी देता था। तो अगर आप डायरेक्टली NIH में आते हैं पोस्ट डॉक के लिए तो आपकी सैलरी बाकी जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे थोड़ी सी ऊपर होती है, एंड इवन NIH में भी वेरी करता है। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा डिफरेंस कई जगह से, जैसे वर्जीनिया में जो पोस्ट डॉक होते थे उनको बेसिकली अंडर 40 मिला करता था, और जबकि हमें NIH में यहाँ पर, लेकिन आज के टाइम में आई थिंक काफ़ी स्केल जो है लेवल कर दिया है, सब जगह पर बराबर मिलता है, वो चाहे NIH हो सकता है NIH में थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता हो, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, बाकी सब जगह से। NIH में दूसरा फ़ायदा एक ही होता है कि वहाँ पर टैक्सेस कम जाते हैं, उससे जो है आपकी जो अकाउंट में जो इनकम आती है भले ही चाहे वो बराबर हो यूनिवर्सिटी और NIH में, लेकिन NIH में अगर आप पोस्ट दोगे तो आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक बहुत ही मेन टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स, वो नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा जाता है, 15% राइट, 15% आपकी सैलरी से कटता है। आपकी सैलरी से 7.5 कटता है, 15 आपका एम्प्लॉयर डिवाइड हो जाता है वो। सो वो नहीं कटता है वहाँ से, ऑल्दो वो आप ही के उसमें जाता है, लेकिन आपको वो यूज़ कर सकते हैं आप अपना सोशल सिक्योरिटी मनी 72 के बाद। वेरी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। हाँ, सो ये मेरी सैलरी थी, अभी सैलरी स्केल चेंज हो गया है, उसकी हम बात करेंगे, और उसकी इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि कई बार जो है एम्प्लॉयर वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं चीज़ों को, आपको जगह के नाम पे या कुछ ऐसे बोल के जो है जो सैलरी स्केल है उससे कम देंगे, या फिर आपका अच्छा खासा 20 to 30% कम दे देते हैं। 30% कम, और कभी कभी क्या करते हैं आपको पोस्ट डॉक का डेजिग्नेशन ही नहीं देते हैं, कुछ और डेजिग्नेशन दे के और सैलरी कम दे देते हैं, जबकि आप पोस्ट डॉक PhD के बाद आप पोस्ट डॉक पोजीशन पर आते हैं, किसी असिस्टेंट वगैरह की पोजीशन पर। आई थिंक हमें ना PhDs के लिए एक टिप्स से भरी वीडियो भी बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए, बहुत जरूरी है, जो क्योंकि इंडिया से लोग आते बहुत है, इंडियन चाइनीज ही होते हैं, इनकी लैब कौन रन कर रहा है, हम ही लोग कर रहे हैं। चलो लेट्स मूव ऑन। तो क्वेश्चन ये है, F1 वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है क्या? तो फ्रेंड्स उसका आंसर ये है कि भाई आप चाहे किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, इमिग्रेंट वीज़ा हो, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हो, F1, F3, H1B, J1, कोई सा भी हो, जब आप इंटरव्यू देते होते हैं वहाँ पर, सो कुछ भी पता नहीं है वहाँ होगा क्या, बहुत रैंडम बात है, आपको उसी वक्त वीज़ा ग्रांट हो सकता है, आपका वहाँ पर वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, और आपका जो है बैकग्राउंड चेक के लिए भी है। सो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं वो, और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो आपका इंटरव्यू कर रहा है ना, उसका मूड कैसा है, हो सकता है कि उसका मूड अच्छा ना हो, एंड आई डोंट किसी भी वजह से, वो चाहे जो भी वजह हो, और आपको वो चाहे रिजेक्ट कर दे या फिर आपका पेंडिंग में डाल दे, कुछ भी हो सकता है। सो जैसा कि अगर हम अपने केस में बताएं, सो इनका जो है आपकी भाभी जी का आज तक जो है जितनी बार भी ये वर्क वीज़ा पर यहाँ पर आई हैं, वो चाहे J1 हो, H1B हो, इनका हमेशा जो है एकदम ऑन टाइम विंडो पर जो है एक्सेप्ट हो गया कि यस ग्रांटेड। और मेरी स्टोरी आप देख ही सकते हैं, मेरा जो है बहुत ही क्या कहते हैं एकदम मशहूर किस्सा है, मैंने उसका वीडियो भी डाला है, मेरे तो बहुत वो क्या कहते हैं मशहूर कहूँ या फिर मशहूरी, जब तक परेशानी नहीं आएंगी तो आप जमाने में मशहूर कैसे होंगे, वही वाली बात है। सो भाई वो देख लेना जाके, तो उसमें और इनका एक बार इनका बैकग्राउंड में क्या था, जब ये यहाँ पर जॉब वीज़ा से पहले B1 B2 पर एक कॉन्फ्रेंस में आने वाली थी, उस टाइम पर बैकग्राउंड चेक में डाला गया था, बट वो भी हो गया था, लेकिन जब तक इनकी कॉन्फ्रेंस ही निकल गई थी। सो ऐसा है ना, सारे वीजा का एक्सपीरियंस है, B1 वीजा, J1 वीजा, H1 वीजा, ग्रीन कार्ड। ये बात तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन के थ्रू आ रहे हैं, आपका ग्रीन कार्ड हो चुका है, तो कितने डॉलर आपकी जेब में होने चाहिए जब आप अमेरिका में एंट्री मार रहे हैं? ओके, सो बेसिकली देखिए, आप जब फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन उस पर आ रहे हैं, अगर आपका सब कुछ सेट है, आपको कोई एयरपोर्ट पर लेने आने वाला है, आपको पता है कि आप अपने फ्रेंड रिश्तेदार किसी के घर पर जाके रहने वाले हैं, सो ऑनेस्टली आपको किसी रूल के मुताबिक कोई डॉलर लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी होटल में जाके रुकेंगे या कोई ऐसी, और फॉर सेफर साइड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, कई बार आप ट्रांजिट होकर गुजर रहे होते हैं किसी दूसरे मुल्क से, मतलब बीच में फ़्लाइट में ब्रेक होता है, तो लंबा ब्रेक करना पड़ जाए किसी वजह कुछ भी, सो सेफर साइड आई वुड से कि आप $1000 तो अपने पास रख ही लीजिएगा,
अब आप बताइए अपनी गरीबी की कहानी। मैं अपनी गरीबी कहानी आपको बताऊं तो जब मैं आया था तो मेरे जेब में सिर्फ शायद $200 थे, क्योंकि आई न्यू ये यहाँ पर है, मुझे कोई पिक करने आ जाएगा, सो मैं सीधे जाके घर में रहूँगा, तो इसलिए मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड नहीं था। और मेरी फ़्लाइट भी जो थी वो डायरेक्ट थी, सीधे इंडिया से जो है मैं यूएस सीधे लैंड किया था वाशिंगटन, सॉरी नॉट वाशिंगटन, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर। सो ऑनेस्टली कि अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सब कुछ सेट है आपके पास तो कोई ज़रूरी भी नहीं है लाना पैसा। क्योंकि देखिए जब आप आते हैं ना तो आपको कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, कोई आपके क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होते हैं कि आपने भाई आते ही सब क्रेडिट कार्ड। मिस डिफरेंट, yeah, she is in Miss Difference class. हाँ। वही है कि अगर आपका कोई पहले से यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरे हिसाब से 1 महीने का रेंट प्लस ग्रोसरी वगैरह खर्चा आपके पास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपको सब कुछ कैश में खरीदना होगा। हाँ, जब आप यहाँ आते हैं तो आपके पास भाई एकदम से क्रेडिट कार्ड तो होता नहीं है, वो सब होते होते थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आपको, तो अच्छा है थोड़ा कैश आपके पास रहे। $1000 फिर भी मुझे लगता है आपके पास होने चाहिए, कुछ भी परेशानी हो सकती है एयरपोर्ट पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस अमेरिका में वैलिड है? मैं देखिए ड्राइवर्स लाइसेंस इंटरनेशनल वैलिड होता है, और आपका इंडियन लाइसेंस भी यहाँ पर वैलिड होता है। इंडियन का तो मुझे पता है, बस उसमें बात इतनी है कि जो चिप वाला है, जो फॉर्मेट यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं वो होना चाहिए। ओके ठीक है, चलो चलो ओके, एंजॉय द नाइस इवनिंग वॉक। चलो हम पकड़ लेते हैं। हाँ, सी माय बाइक इज कमिंग विद अस। छोड़ दो, मैं पकड़ूंगा। चलिए बताइए। सो हाँ, वो लाइसेंस जो है यहाँ पर वैलिड होता है, एंड इंडियन लाइसेंस जब आप यहाँ पर आते हैं तो 6 महीने तक तो वैसे भी वैलिड होता है, बट 6 महीने के बाद आपको फिर यहाँ पर लाइसेंस जो है वो अपना अकॉर्डिंगली बनवाना पड़ता है। सो उसके लिए जो प्रोसेस है अच्छा है, अगर आपका जो लाइसेंस है वो चिप वाला हो, जो फॉर्मेट इंडिया से यहाँ पर एक्सेप्टेड है उस फॉर्मेट में हो, तो आपका यहाँ वाला लाइसेंस भी फिर इजीली बन जाता है। आप बहुत सारे जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है उससे बच जाते हैं यहाँ पर। सो अदरवाइज लंबा प्रोसेस है, यहाँ पर आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबा प्रोसेस है, बाद में बात करेंगे। बट यस, हमने झेला हुआ है, सो हमने सब कुछ झेला हुआ है यहाँ पर। चलो, अगर मेरी ड्राइवर लाइसेंस की कहानी कभी आई, ओ हो चलो माशा, यू होल्ड वन हैंडल। यस, सिस्टर पावर। गो, लुक देयर। हाँ, वेरी गुड, वेरी स्लोली एलिजा। ओके, हाँ चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या वीजा पर, अगर आप J1 वीजा पर हैं या H1 वीजा पर हैं, घर खरीदा जा सकता है? और अगर खरीदना है तो क्या आपको बैंक से लोन मिल सकता है? तो भाई हाँ, इसके जो है सबसे बड़े एग्जाम्पल हम खुद हैं। हमने जब घर खरीदा था हम लोग J1 वीज़ा पर थे, H1B पर भी नहीं थे, J1 पर थे। लेकिन जॉब भी देखा जाए तो पोस्टडॉक जॉब थी, कोई ऐसी पोस्टडॉक जॉब थी। सो बेसिकली उसमें बेशक आप घर खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है। सो रही बात होम लोन की, सो यस आपको होम लोन मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उस पर, उसके लिए कि जो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप आते ही चाहें घर आपको होम लोन मिल जाए तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कुछ होती नहीं है। तो आप 1-2 साल यहाँ पर रह लिए, क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर बन गई है, आपकी जॉब स्टेबल है, सो आपको वो देखते हुए जो बैंक है वो आपको मॉर्गेज देगा। तो इतने ही थे आज के सवाल। बिल्कुल, इवनिंग वॉक के साथ नेबरहुड दिखाते हुए हमने ये क्वेश्चन आंसर सेशन किया। और हम तो 80s के किड हैं, तो कितनी हर गली में बच्चे ना, आप 9-10 साल के हुए लड़के लड़कियां अपने स्ट्रीट में बाइक सीख रहे हैं समर वेकेशन में ना, एग्जाम के बाद। भरी दोपहरी बिल्कुल, जो बच्चे होते थे वो 1 रुपए का किराए पे हम साइकिल लेते थे जी, और निकल जाते थे, और जब घर लौट कर आते थे तो चेहरा जो है एकदम लाल। और फिर अम्मी फिर बाद में अपना तो होता है ना, बच्चा अगर कहीं से चोट लगा के आए तो उसकी पिटाई होती है। तो फिर उल्टा जो है बहुत डांट पड़ती थी, कैसा मुंह बंदर की तरह मुंह किया हुआ है, ये है वो है। लेकिन बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती है, कितनी गर्मी में हम चलाते थे, बट सब सही। मेरी तो मम्मी ने मुझे साइकिल सिखाई थी।
अच्छा हम लोग गली में सीखते थे तो मम्मी पीछे पकड़ लेती थी, क्योंकि हमारे पास तो ये लग्जरी नहीं थी ना, ये जो हाँ, ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं। नहीं हमने, हाँ ये तो मैंने यहीं आके अभी ये सब शुरू हुआ है ट्रेनिंग व्हील्स, वरना तो कोई आपका दोस्त आपको या आपके पेरेंट्स वो पीछे से पकड़े हुए थोड़ी देर, फिर उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा होगा जिसने साइकिल सीखी हो बिना अपने घुटने फुड़वाए? नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता। घुटने बिना टूटे ना 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 और ना। एड़ियां बिना छिले कोई नहीं, साइकिल सीख ही नहीं सीख सकता ही था। नहीं सकता। तो वही तो आप बताइए कि भाई आपने भी क्या अपनी एड़ियां छिलवाई हैं, घुटने तोड़वाए हैं साइकिल हाँ, सीखते एरिया हुए? तो एक बार को मैं मान सकता हूँ शायद ना छिले हों, लेकिन घुटने तो भाई जरूर फूटे होंगे। जी हाँ हाँ। और ये जो हथेलियां होती हैं, हाँ, हथेलियां भी छिलती हैं। हथेलियाँ छिलती हैं और कितनी चींटियां दौड़ती हैं उनमें। हाय हाय, बिल्कुल सच्ची में। वाह। चलिए तो आज का ये था हमारा इवनिंग व्लॉग, अच्छे से नेबरहुड। आज मौसम अच्छा था, दिन में मौसम अच्छा हवा था नहीं थी, हाँ, लेकिन लेकिन शाम जैसे को कितनी हवा चल गई। जैसे ही हम निकले वैसे हवा चलनी शुरू हो गई। चलनी शुरू हुई, मुझे लगता है जैसे निकले थोड़ी और बढ़ गई उसके बाद। चलो हमें भी ये लगाना चाहिए, चलिए जैसे हवाएं सनन सनन, हाँ। दैट इज एप फॉर अस। चलिए तो बाय बाय बोल देते हैं। चलो हाँ, बाय बाय बोल दें भाई। आज का व्लॉग चलिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में आप लोगों से। और जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच। साइकिल टूट जाएगी, प्लीज प्लीज, इससे पहिए हो जाएंगे खराब। You should buy a bike for yourself.